दोस्तों यदि आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग अगर सोशल साइंस के 20 में से 10 क्वेश्चंस का भी आंसर सही कर लेते हैं तो इस बात को लिख लीजिए दोस्तों, आप लोग 2024 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने वाले हैं और आपका गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने तैयार किए ये काफ़ी डीपली तैयार किए हैं लुसेंट की बुक से और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों देश रत्न के नाम से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 2020 को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 364 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब स्वीकार और कब अंगीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना। और देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का जो अंतिम बैठक है ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी दिन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रीय गान को जो है किसने लिखा था। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने ही लिखा था, ठीक है ना। इन्होंने दो देशों के लिए, भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए अमर सोनार बांग्ला, मतलब दो देशों के लिए राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में महिलाओं की संख्या कुल 15 थी। अब दोस्तों आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर संविधान सभा क्या था। तो दोस्तों संविधान निर्माण के लिए जो है ना, लोगों का जो एक सभा था, मतलब जो समूह था, उसे ही हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। संविधान सभा में दोस्तों भारत के महान वकील थे, तो इसमें बहुत सारे कह सकते हैं वैज्ञानिक भी थे, बहुत सारे कानून निर्माता थे, ठीक ना। ये सभी लोगों ने मिलकर जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया था। इसमें राजेंद्र प्रसाद थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, बहुत सारे लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, ठीक ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर VR अंबेडकर जी ने कहा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। किसे वर्णित किया गया है, मतलब कौन से अनुच्छेद को। तो आर्टिकल 32 को दोस्तों भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि किसने जो है ना अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो डॉक्टर VR अंबेडकर जी ने, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत ही जो है ना, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है उसके लिए जा सकते हैं पाने के लिए, ठीक ना। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रीएम्बल्स, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर आप लोग समझ लीजिएगा, ओनली वहां पर आत्मा लिखा रहेगा, लेकिन हृदय और आत्मा तब आप लोग समझ जाइएगा और क्वेश्चंस उसी तरीके से बना होगा, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अब दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है ना। और इसी दिन जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। उसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद जो है ना 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस दिन जो है भारत का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? मतलब कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट जो है ना किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है संविधान के अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? यहां पर कब 2 बार आ गया है, ठीक ना। मतलब कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक ना। और अगर दूसरी बार पूछा जाए तो फिर आपको बताना है 3 दिसंबर 1971 को और तीसरी बार पूछा जाए तो 25 जून 1975 को, ठीक ना। अभी तक 3 बार ही जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, ठीक ना। तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आगे वाले क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। और देश में दोस्तों वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है ना। अभी तक देश में एक बार भी नहीं जो है वित्तीय आपातकाल लगा है, मतलब आज तक नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है ना इससे पहले वाली क्लास में मैंने करवाया था आपको, भारत का भूगोल से रिलेटेड जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे उसमें देखिए क्या पूछा गया है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 राज्यों से, ठीक है, याद कर लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ना ये भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST है ये, प्लीज याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, किसे कहते हैं? तो दोस्तों कर्क रेखा को जो है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं हम, कर्क रेखा को, ठीक ना। और कर्क रेखा जो है ना भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक ना। अगर पूछा जाए कि भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और कर्क रेखा को और हम क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाती है? तो दोस्तों मकर रेखा को जो है हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। मतलब कि इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है, ठीक ना। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग देख भी सकते हैं जो कि मैंने आपको करवाया था, देखिए यहां पर है ना। और भी यहां पर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो देखिए प्रयागराज के नैनी से गुजरती है,
ठीक है ना। ये सारे आपको याद कर लेना है जो कि मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया था, क्योंकि भारत के भूगोल से रिलेटेड जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं।